हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, एक स्टील की टेप जो 20 डिग्री सेल्सियस पर यथार्थपूर्वक मापती हैं। यह जो है यह लकड़ी की एक पत्ती की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पर 25 सेंटीमीटर मापती है, वास्तविक लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा इसका लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो एक स्टील की टेप 20 डिग्री सेल्सियस पर यथार्थतापूर्वक मापती है। यह लकड़ी की एक पत्ती की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस या 25 सेंटीमीटर मापती है। वास्तविक लंबाई जो है ये लेस देन 25 सेंटीमीटर है। जब किसी वस्तु का तापमान परिवर्तित होता है तो निकाय के आकार, क्षेत्र और आयतन की परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को उस वस्तु का तापीय प्रसार कहा जाता है। जब किसी का तापमान परिवर्तित होता है तो निकाय की लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, प्रवृत्ति को उस निकाय का रेखीय प्रसार कहा जाता है। ठीक, यानी डेल एल बराबर होता है आपको एल समानुपाती डेल टी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि जब किसी का तापमान परिवर्तित होता है तो निकाय के क्षेत्रफल में परिवर्तन की प्रवृत्ति को उस निकाय का क्षेत्रीय तापीय प्रसार कहा जाता है। यानी डेल ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए बीटा डेल टी। ठीक, तो जब किसी का तापमान परिवर्तित होता है तो निकास के आपतन में जो है निकाय के आपतन में परिवर्तन की प्रवृत्ति को उस निकाय का आयतन प्रसार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट है कि गैस के समतापी प्रसार में कृत्य कार्य निर्भर है। तो यह है ताप एवं आयतन प्रसार दोनों पर। तो गैस के समतापी प्रसार में जो कृत्य कार्य ताप व आयतन प्रसार दोनों पर निर्भर है। समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप नियत होता है। माना कोई आदर्श गैस समतापीय रूप से जो प्रारंभिक अवस्था m यानी P1 V1 अंतिम अवस्था n यानी P2 V2 तक परिवर्तित होती है। किसी क्षण गैस का दाब P तथा आयतन V हो तो आदर्श गैस समीकरण से गैस के एक मूल में होता है आपको PV बराबर क्या होता है, PV बराबर होता है nRT। ठीक है, PV बराबर nRT। ठीक है, या P बराबर क्या होगा nRT/V हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V हो जाएगा। तो देखिए किसी परिवर्तन में सूक्ष्म परिवर्तन dV जो है किया जाए तो इस परिवर्तन से गैस द्वारा किया गया कार्य यानी dW बराबर हो जाएगा PdV। ठीक है, PdV हो जाएगा। अब देखिए प्रारंभिक अवस्था m से अंतिम अवस्था n तक किया गया कार्य, तो यहाँ पे जो हो जाएगा फाइनली हो जाएगा W बराबर RT log V2/P1। ठीक है, V2/P1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको W बराबर हो जाएगा 2.302। ठीक है, 302 RT log ठीक है RT log P2/P1, P2 बट्टा में P1। ठीक है, P2 बट्टा में P1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113। क्वेश्चन नंबर 113 की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए 113 है कि किसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तल में 3RE जो ऊंचाई पर अपनी कक्षा में घूम रही है 1 सेकेंड लोलक को रखा गया है। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ RE की त्रिज्या इस लोलक का आवर्तकाल होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 8 सेकेंड हो जाएगा। कितना होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो 8 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए, तो किसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तल से 3RE ऊंचाई पर अपनी कक्षा में घूम रही है 1 सेकेंड लोलक को रखा गया, जहां 3RE पृथ्वी की त्रिज्या है। इस लोलक का आवर्तकाल 8 जो है सेकेंड होगा।
1 सेकेंड लोलक वह लोलक होता है जो हर 1 सेकेंड बाद टिक करता है, यानी हर 1 सेकेंड बाद जो है मध्य स्थिति से गुजरता है। ठीक है, मध्य स्थिति से गुजरता है। टी बराबर होता है 2π√L/g। ठीक है, टी पाई क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए धरती की ऊंचाई, धरती की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, तो धरती की ऊंचाई से यहाँ पे h ऊंचाई पर होगा gm, बट्टा में होता है आपको re + h का होल स्क्वायर, जहाँ h बराबर क्या है 3re। ठीक है, तो gh बराबर होगा gm कैपिटल M बाई 3re प्लस में re का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1/16 GE। अब देखिए 1/16 GE। अब यहाँ पे आवर्तकाल टी बराबर 2π√L/g। ठीक है, टी तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये टी डैश बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा टी डैश बाई टी बराबर 2π√L/g h, नीचे में 2π√L/ge। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा आपको टी डैश बाई 2 बराबर √GE बट्टा में GE/16। ठीक है, यानी टी डैश बराबर क्या होगा, तो 4 × 2, ये कट जाएगा 4 × 2 यानी कितना होगा 8 सेकेंड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुनाद के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्तकाल की आवृत्ति कंपन करने वाली स्थिति की स्वाभाविक आवृत्ति से सी ऑप्शन बराबर होनी चाहिए। अनुनाद के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से बराबर होनी चाहिए। अब देखिए कि अनुनाद के प्रकार निम्न है: यांत्रिक अनुनाद, ठीक है, ध्वनि अनुनाद, विद्युत अनुनाद, ऑप्टिकल अनुनाद एवं कक्षीय अनुनाद। अब देखिए अनुनाद की परिघटना में बल द्वारा उत्पन्न आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है कि समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगें परस्पर विपरीत दिशाओं से होकर मिलती हैं तथा उनके बीच कालांतर पाए है। यदि प्रत्येक तरंग का आयाम a हो तो परिणामी तरंग का आयाम होगा ए ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो देखिए समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगें परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं तथा उनके बीच कालांतर पाए है। यदि प्रत्येक तरंग का आयाम a है तो परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो चूंकि r बराबर होता है आपको √a1² जोड़ a2² प्लस 2a1a2 cos थीटा। ठीक है, 2a1a2 cos थीटा यानी √a² जोड़ a² जोड़ 2a² cos पाई यानी यहाँ पे हो जाएगा 2a² माइनस 2a² यानी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए, जब कहता कि एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा बी ऑप्शन, तो परवलयाकार होगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ जो है परवलयाकार होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 कहता सही कथन चुनिए। 117 का होगा ए, लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, तो अधिक होता है संवेग, जो है संवेग बराबर होता है h/λ। क्या होता है, h बट्टा में लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए h/ क्या होता है, लेमडा होता है। तो यहाँ पे होता है आपको विबग्योर VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य की यदि बात करें, तरंग दैर्ध्य, एनर्जी, आवृत्ति और संवेग। तो तरंग दैर्ध्य जो है,
तरंग ज़्यादा अधिक होता है। एनर्जी की बात करें तो ये निम्न होता है। आवृत्ति की यदि बात करें तो ये भी क्या होता है, निम्न होता है। संवेग की बात करें तो ये भी क्या होता है, संवेग जो है यहाँ पे निम्न होता है। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे कम जो है तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। सबसे कम जो है तरंगदैर्घ्य ये जो है आपको बैगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो यहाँ पे बैगनी रंग का होता है सबसे कम। ठीक है, उसके बाद यदि देखें जिसके कारण बैगनी रंग का संवेग अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण बैगनी रंग का संवेग क्या होता है, तो बैगनी रंग का संवेग अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, अतः इसका संवेग कम होता है। नेक्स्ट 118 देखिए, कहता अल्फा तथा बीटा कणों के मार्ग के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र जो लगाया गया है। क्षेत्रों में दोनों प्रकार की किरणों के मार्ग की वक्रता है। तो 118 का सी ऑप्शन, यानी असमान विपरीत दिशाओं में अल्फा तथा बीटा कणों के मार्ग के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। क्षेत्रों में दोनों प्रकाश की किरणों के मार्गों की वक्रता और समान, ठीक है, विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, और समान और विपरीत दिशाओं में है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात आवेशित कण के संवेग से है। जब एक गतिमान आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आवेशित कण द्वारा अनुगमित पथ वृत्ताकार होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र कण के वेग के लंबवत होता है, ठीक है, कण द्वारा अनुगमित पथ की त्रिज्या जितनी अधिक वक्रता उतनी ही कम होगी, और त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी, उतनी अधिक वक्रता त्रिज्या होगी जितनी। ठीक है, अब देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण द्वारा अनुगमित पथ की त्रिज्या निम्न है। ठीक है, आर बराबर होता है एम भी बट्टा में बी क्यू, जहाँ आर होता है आपको त्रिज्या, एम है द्रव्यमान, भी है वेग, और बी है चुंबकीय क्षेत्र की दृढ़ता, और भी आपको यहाँ पे जो है क्यू हो जाएगा। क्यू है आपको यहाँ पे कण का आवेश। नेक्स्ट 119 है कि बीटा कणों की उत्पत्ति होती है। 119 का बी, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के क्षय से। तो बीटा कणों की उत्पत्ति न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के क्षय से होती है। बीटा कण परमाणु नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय से उत्सर्जित एक उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की अधिकता वाला एक अस्थिर परमाणु नाभिक बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और स्थिर परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की अधिकता है, तो बीटा क्षय के दौरान एक पॉजिट्रॉन जो है बीटा प्लस उत्सर्जित होता है। बीटा कण का जो है कोई द्रव्यमान नहीं होता, और जो है इसका आवेश जो है -1 होता है। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कणों से अधिक होती है। अल्फा बीटा गामा कणों के बीच का वेग क्रम है कि गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। ठीक, उसके बाद देखिए 120 है कि परमाणु कक्षक है। तो बी ऑप्शन, क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, तो क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, सबसे अधिक है, परमाणु कक्षक ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो परमाणु कक्षक, तो क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, परमाणु कक्षक यानी ऑर्बिटल है। परमाणु कक्षक परमाणु सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी में एक गणितीय शब्द है जो एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और तरंग जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। परमाणु कक्षक का नाम आमतौर पर मुख्य क्वांटम संख्या और जो है एजीमुथल क्वांटम संख्या के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है। 4 परमाणु कक्षाएं हैं, SPDF। कहता है कि नोडल बिंदु वह बिंदु है जिस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होती है। फिर है नोड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रेडियल नोड्स होता है, नाभिक से दूरी की गणना करता है। कोणीय नोड होता है, दिशा निर्धारण करता है। ठीक है, फिर है रेडियल नोड्स की संख्या n-, ठीक है, n-l-1 होता है। कोणीय नोड्स की संख्या l और नोड्स की कुल संख्या n-1 होता है। 121 देखिए
कहता है कि कांच को नींबू या पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो सी ऑप्शन कैडमियम सल्फाइड। कांच को नींबू या पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कैडमियम सल्फाइड है। कांच को हरा बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट का उपयोग किया जाता है। कांच को नारंगी लाल बनाने के लिए जो है सेलेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कांच को रूबी लाल बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड या कैसियस बैगनी का उपयोग किया जाता है। कांच का सामान्य सूत्र होता है Na2O CaO6SiO2। ठीक है, तो ये होता है आपको कांच का सामान्य सूत्र Na2O CaO6SiO2। कांच जो है अति जो है शीतित द्रव है। नेक्स्ट 122 देखिए, 122 है कि ओजोन काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद यौगिक एक्स में ऑक्सीकृत करता है और ऑक्सीजन मुक्त होती हैं। यौगिक एक्स है ए ऑप्शन PbSO4। तो ओजोन काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद यौगिक एक्स में ऑक्सीकृत करती है और ऑक्सीजन मुक्त होती हैं। यौगिक एक्स जो है PbSO4 है। Pb, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए PbS प्लस 4O3 ये हो जाएगा PbSO4 प्लस 4O2। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन क्या है, तो ऑक्सीजन का अपरूप है। उसके बाद देखिए फिर है कि ओजोन की सांद्रता समताप मंडल में अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद है ओजोन में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संकर आयनों में से कौन सा आयन जो दृश्य प्रकाश जो अवशोषित नहीं करता है। तो ए ऑप्शन NiCN4 के होल ट्वाइस माइनस, तो देखिए इन्वर्स 2, तो NiCN4 इन्वर्स 2 जो है संकर आयनों में से जो है दृश्य प्रकाश अवशोषित नहीं करता है। केवल जो है वह संक्रमण धातु जो है परिषद दृश्य प्रकाश के अवशोषित करता है जिनमें D उपकोष अधूरा है और कम ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक तक इलेक्ट्रॉनों का जो उत्तेजना संभव है। ठीक है, उत्तेजना संभव है। Ni2 माइनस का विद्युत विन्यास होगा AR 3D10 4s2। ठीक है, Ni2 माइनस में इलेक्ट्रॉन उत्तेजना संभव नहीं है, अतः यह दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा। Cr3 प्लस का विद्युत विन्यास जो है AR, ठीक है, AR3D3 होगा। Cr3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना संभव है, अतः यह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करेगा। नेक्स्ट है कि ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु का बहुत हल्का और प्रबल होने के कारण वायुयान और जहाज बनाने में उपयोग होता है। इसके दो मुख्य घटक क्या है, ए ऑप्शन Al और Cu। तो देखिए ड्यूरेलुमिन जो मिश्र धातु का बहुत हल्का और प्रबल होने के कारण वायुयान और जहाज बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, इसके दो मुख्य घटक जो एल्युमिनियम और कॉपर है। ठीक है, तो मिश्र धातु जो है ड्यूरेलुमिन, इसमें एल्युमिनियम की बात करें तो 94%, ठीक है, और कॉपर होता है 4%। ठीक है, उसके बाद एल निको, इसमें एल्युमिनियम होता है 12%, निकेल 20%, कोबाल्ट 5%। ठीक है, बेल मेटल, इसमें कॉपर 80% और टीन होता है 20%। ठीक है, ब्रोंज में कॉपर जो है 88%, ठीक है, और टीन होता है 12%। ब्रास में कॉपर होता है 67%, जिंक होता है 33%। ठीक है, उसके बाद इन वार में जो है आयरन होता है 63%, निकेल 36% और कार्बन 1%। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटस तथा यूकैरियोटस में मुख्य अंतर क्या है, बी ऑप्शन केंद्र कला अनुपस्थित। तो देखिए प्रोकैरियोटस तथा यूकैरियोटस में जो मुख्य अंतर है कि केंद्र कला अनुपस्थित है। प्रोकैरियोटस की विशेषता निम्न है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और उसके बाद सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। क्रोमोसोम DNA के बने जो है छल्ले के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद है कि साइक्लोस्केलेटन अनुपस्थित होता है एवं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। फिर यूकैरियोट्स की विशेषताएं, तो ये प्रोकैरियोट्स की विशेषताएं था कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। प्रोकैरियोट्स में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। क्रोमोसोम्स डीएनए के बने छल्ले के रूप में होता है। और साइक्लोस्केलेटन अनुपस्थित होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोट्स की यदि देखें तो जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित व पौधों में उपस्थित होती हैं। यूकैरियोट्स सेंट्रियोल जंतुओं में उपस्थित व पौधों में अनुपस्थित होता है। प्रोटीन युक्त डीएनए के बने कई क्रोमोसोम होते हैं और साइक्लोस्केलेटन उपस्थित होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। 126 जल अपघट्य जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये ऑप्शन तो लयन का या लाइसोसोम में। ठीक है, जल अपघटित एंजाइम जो है ये लयन का या लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो पेप्टाइड एस्टर ग्लाइकोसिटिक ईथर कार्बन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन हैलाइड बॉन्ड और पीएन बॉन्ड जैसे विभिन्न बॉन्ड के जो हाइड्रोलिसिस को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, सबसे कम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम और उसकी उत्तेजित जो प्रतिक्रिया है कि लाइपेज, यह वसा के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। एमाइलेज, यह स्टार्च के जल अपघटन को शर्करा, ठीक है, ट्राइसेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड आदि में जो उत्प्रेरित करता है। प्रोटीन, यह प्रोटीन के टूटने को छोटे जो पेप्टाइड्स एकल एमिनो अम्ल में उत्तेजित करता है। फास्फेट, यह जो सबस्ट्रेट से फास्फेट्स की मात्रा को हटाने की जो उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट 127 है कि समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण मूलतः करती हैं। सी ऑप्शन तो क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं। समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण मूलतः क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं करती है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जो जीवित ऊतकों और खाद्य पदार्थों में स्टार्च, सेलुलोज और शर्करा के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये दो प्रकार के, एक तो होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में होता है मोनो, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स और होता है एक डाइसेकेराइड्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में होता है आपको जो है यहाँ पे होता है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, यहाँ पे होता है पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें जो है और मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है और गैलेक्टोज होता है। ठीक है, जबकि डाइसेकेराइड में माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। पॉलीसेकेराइड में जो है स्टार्च होता है और सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट देखिए फिर है कि राइबोजाइम है 128 का बी, तो बीकर की भांति कार्य करने वाला आरएनए। तो राइबोजाइम बीकर की भांति कार्य करने वाला आरएनए। एक राइबोसोम एक जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम है जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। राइबोजाइम जो है राइबोसोम में पाए जाते हैं जहां वे प्रोटीन श्रृंखला बनाने के लिए एमिनो अम्ल को एक साथ मिलाते हैं। राइबोजाइम महत्वपूर्ण जो है प्रतिक्रियाओं जैसे आरएनए, ठीक है, सिंपलिंग, ट्रांसफर, आरएनए बायोसिंथेसिस और वायरस प्रतिकृति में भी भूमिका निभाते हैं। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग से क्या अभिप्राय है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का अभिप्राय है डीएनए के नमूनों के जो प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण करना। डॉक्टर एलेक जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास किया है। इस तकनीक का विकास इस आशा से किया था कि वंशागत जो है रोगों के लिए चिन्हक प्रदान करेगा। डीएनए के नमूनों के प्रोफाइलों के विश्लेषण को डीएनए जो है प्रोफाइलिंग या जो फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट
फिर है कि सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित है, तो 130 का सी ऑप्शन बालोस्टा। तो देखिए सत्य फल जो है बालोस्टा से परिवर्धित होता है। सत्य फल अंडाशय से विकसित होता है। निषेचित होने के बाद विकसित परिपक्व या पकने वाला अंडाशय फल होता है। फूल पौधे का प्रजनन हिस्सा है। फूल में जो बाह्य दल पुंज होते हैं, दल पुंज जो पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। ठीक है, पुमंग एक नर लैंगिक अंग है और जयांग एक मादा लैंगिक अंग है। ठीक है, फल भीति सत्य फल की बाहरी खाद्य परत है। सत्य फल को यूकार्प के नाम से भी जाना जाता है। सत्य फलों में बीज होते हैं। ठीक है, सत्य फल का उदाहरण आम, कीवी, ठीक है, प्लम, नाशपाती, तरबूज, ठीक है, संतरा, अंगर आदि है। असत्य फल अंडाशय से विकसित नहीं होते। ठीक है, असत्य फल को आभासी अंडप, जो है गौण फल और अनिषेक फल के रूप में भी जाना जाता है। असत्य फल जो है बीजहीन होते हैं। ठीक है, असत्य फल के उदाहरण है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, सहतूत, जायफल, लौकी, ककड़ी आदि। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे है कि जल रंध्र, ये जल रंध्र पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, पत्ती के शीर्ष व किनारों पर। जल रंध्र पत्ती के शीर्ष किनारों पर पाए जाते हैं। जल रंध्र आवृत बीजी पौधों में पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। वे जो है गटेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पत्ती के किनारों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालते हैं। जल रंध्र जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें कई अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं जो पानी से भरे होते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि लेंटिसेल्स लेंस के आकार के खुले स्थान पर जो कि पेरिडर्म में बड़े अंतरकोशिकीय स्थान, लकड़ी की जो है तनों की छाल और द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें हैं। ये आंतरिक ऊतकों से बाहरी वातावरण में गैसों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र पत्तियों तथा हरे तने में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, 132 नंबर देखिए, 132 है कि मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब होती हैं। सी ऑप्शन 10 से 15 mmHg। तो मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब जो है 10 से 15 mmHg होती है। निस्यंदन दाब जो केशिका त्वक निस्यंदन का जो है कारण बनता है, वह 3 दाब द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, पहला है केशिका त्वक जल स्थितिक दाब। यह अभिवाडी और अपवाही धमनी के व्यास में अंतर के कारण होता है। यह 60 से 76 mmHg होता है। कोलाइड प्रासरण दाब प्लाज्मा प्रोटीन के कारण, ठीक है, केशिका त्वक कोशिकाओं के जो है रक्त में उत्पादित ऑस्मोटिक दाब देखिए यह 30 से 32 mmHg एवं देखिए संपुटिक जल स्थितिक दाब जो है, यह दाब जो द्रव द्वारा निर्मित दाब है जो वुमेन के संपुटी में पहुंचता है और निस्पंदन को रोकता है। यह लगभग 10 से 18 mmHg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलियरी पेशियों का कार्य है। बी ऑप्शन, नेत्रों के फोकस को बदलना। सिलियरी पेशियां जो है ये नेत्र, इसका कार्य है नेत्रों के फोकस को बदलना। सिलियरी मांसपेशी चिकनी मांसपेशी फाइबर होती है। यह जब सिलियरी मांसपेशियां आराम करती हैं तो लेंस सपाट हो जाता है। ठीक है, और जब वे अनुबंध करते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। आँखों के लेंस की वक्रता में परिवर्तन आँखों की फोकस लंबाई को बदलता है। रेटिना प्रकाशीय नसों के माध्यम से मस्तिष्क में प्रेषित होने वाले संकेत उत्पन्न करती है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेत्रोद कॉर्निया और आँखों के लेंस के बीच मौजूद पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ यह सिलियरी मांसपेशियों से स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार उपस्थिति जीनों द्वारा प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो है प्रारंभिकरण और समापन बिंदु या विराम होने की क्रियाविधि कहलाती है। ए ऑप्शन, तो जीन नियमन। ठीक है, तो कोशिका
देखिए यहाँ पे होगा कोशिका की आवश्यकता अनुसार उपस्थित सक्रिय जीनों द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिकरण एवं समापन बंद विराम होने की क्रियाविधि जीन नियमन कहलाती है। ठीक, कोशिका में हजारों जीन होते हैं। इनमें से सक्रिय जीन प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं और नियामक जीन जो है जीन समूह के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। नियामक जीन ही निश्चित करते हैं कि संरचनात्मक जीन्स पर उनके जो है समूह किसी स्थान एवं समय पर अणु जो है लेखन द्वारा आरएनए के निर्माण के लिए सहायक होगा या नहीं। नियामक जीन यह कार्य एक रासायनिक पदार्थ के संश्लेषण द्वारा करते हैं जिसे निरोधक या संदर्भक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है, बी ऑप्शन। तो फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक। फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब फुफ्फुस शिरा की अपेक्षा अधिक होती है। फुफ्फुसीय धमनी की दीवारें अत्यधिक मोटी, पेशियों व लचीली तथा गुहा संकरी होती हैं। अतः इनमें रुधिर अत्यधिक दाब व झटके के साथ आगे की ओर बढ़ता है। फुफ्फुसीय शिरा की दीवार महीन व लोचदार तथा गुहा चौड़ी होती है। अतः इनमें रुधिर के बढ़ने की दिशा की गति धीमी व एक सी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किसी परिपथ से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, सी इलेक्ट्रॉनिक धारा। ठीक है, तो देखिए किसी परिपथ से इलेक्ट्रॉनिक धारा प्रवाहित होती है। गति में आवेश विद्युत धारा उत्पन्न करती है। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा में समय। देखिए विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड या फिर एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होता है 1/10 AB एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर बराबर 3 × 10⁹ ठीक है, स्ट्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कथा कि नैनो मटेरियल वे सामग्रियां हैं जिनका कम से कम एक आयाम कितने से कम मापा जाता है, सी ऑप्शन। तो देखिए जिस सामग्री कम से कम एक आयाम 100 nm यानी 1 से 100 nm से कम हो उसे नैनो मटेरियल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो एक आयाम 1 से 100 nm से कम हो उसे नैनो मटेरियल के जो है रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने और 1 से 100 nm तक जो है भौतिक आकार सीमा में नई सामग्री एवं उपकरणों की संरचना विकसित करने के लिए तकनीकों का उपयोग तथा विकास है। नैनो तकनीक उपयोग जो है ये पहला है विनिर्माण। ठीक है, उपयोग भिन्न है, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं 5वां है पर्यावरण एवं ऊर्जा भंडारण में। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित है, सी ऑप्शन। केपलर का तीसरा नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम केपलर के तीसरे नियम पर आधारित है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो द्रव्यमान के कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी F समानुपाती m1m2। ठीक है, यानी F समानुपाती होगा 1/r² के, यानी F समानुपाती m1m2/r²। यानी F बराबर होता है आपको F बराबर G m1m2 बट्टा में r²। ठीक है, तो केपलर के गति संबंधी दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। क्षेत्रीय वेग 1/2 RV के बराबर होता है 139। कथा कि हवा में रखे और पानी में समान दूरी पर रखे गए दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल का अनुपात 139 का C 1:1। हवा में रखे गए
और पानी में समान दूरी पर रखे गए दो पिंडों के बीच आकर्षण बल का अनुपात 1:1 है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण हैं जैसे यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है। पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यह पिंडों के आकार के एक समान द्रव्यमान वितरण के लिए लागू होता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म में होता है। यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। क्या है? केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140। यहाँ पे है कि एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। गेंद का क्या होगा? सी ऑप्शन। तो यह अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलता रहेगा, ठीक है। देखिए कहता एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। यह गेंद अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति में चलता रहेगा। गेंद पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, जिसके कारण गेंद अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान कोणीय वेग के साथ चलेगी। पृथ्वी के चारों ओर किसी भी वस्तु का कक्षीय वेग जो है √g कैपिटल R अर्थात 7.98 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कि हेवर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी बारीक विभाजित जो है मोलिबेडेनम। तो देखिए हेवर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक बारीक विभाजित मोलिबेडेनम है, ठीक है। हेवर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। हेवर विधि में शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में होता है, ठीक है। अब देखिए कि अमोनिया का उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में करते हैं। वर्षा तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में यूरिया के उत्पादन में करते हैं। नेक्स्ट 142 नंबर देखिए 142 है कि संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान करें। तो ई ऑप्शन। तो देखिए संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। संपर्क प्रक्रिया जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की एक वर्तमान विधि है जो औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक है। संपर्क प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड की तैयारी और शुद्धिकरण, दूसरा है उत्प्रेरक ऑक्सीकरण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर जो है डाइऑक्साइड में रूपांतरण। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कि धातुओं में ज्ञात तत्वों का प्रतिशत हिस्सा होता है। ए ऑप्शन 78। धातुओं में ज्ञात तत्वों का 78% हिस्सा होता है। आवर्त सारणी में 118 में से 91 जो है तत्व धातु है। धातुओं को विद्युत धन तत्व कहा जाता है। कुल गैस तत्वों की संख्या 11 है और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 जो है उपधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है, यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक शाखित है तो संबंधित डिटर्जेंट कैसा होगा? बी ऑप्शन, कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल। तो यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक जो है शाखाबद्ध है तो संबंधित डिटर्जेंट कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल होगा। बायोडिग्रेडेबल जो डिटर्जेंट सीधे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला डिटर्जेंट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बैक्टीरिया द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम एल्काइल बेंजीन जो है सल्फोनेट, ठीक है। गैर बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शासित जो है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले डिटर्जेंट होते हैं। उसके बाद है कि सेटिल मिथाइल अमोनिया जो है जोमाइड। नेक्स्ट सक्रियण ऊर्जा की इकाई है। ये ऑप्शन जूल पर मोल। सक्रियण ऊर्जा की इकाई जूल पर मोल है। सक्रियण ऊर्जा प्रतिक्रियाशील अणु द्वारा उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक जो अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है। सक्रियण ऊर्जा शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1989 में स्वेंते आर्हेनियस नामक स्वीडिश
जो वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसके अणुओं या परमाणुओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, ताकि वे रासायनिक प्रतिक्रिया या परिवर्तन से गुजर सके। सक्रियण ऊर्जा दो कारकों पर निर्भर करती है, एक तो अभिकारकों की प्रकृति, दूसरा उत्प्रेरक का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में पानी जैसे पदार्थ घुले हुए निलंबित अणुओं वाले होते हैं? ए ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए, कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म पानी के समान एक तरल पदार्थ में, इसमें सभी अणु निलंबित होते हैं। और साइटोप्लाज्म में कोशिका की झिल्ली के अंदर सभी कण होते हैं। साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसमें कोशिका केंद्रक को छोड़कर सभी अंगक होते हैं। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है जो विशिष्ट संरचना के प्रकार के आधार पर जो है विभिन्न प्रकारों में मौजूद होता है, और जैसे स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है। प्रोटोप्लाज्म छोटे अणुओं जैसे आयन, मोनोसेक्राइड, अमीनो अम्ल और माइक्रोमोलेक्यूल्स जैसे प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, लिपिड आदि का मिश्रण है। प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट 147 देखिए 147 है कि इनमें से कौन से वर्ग अपनी समानता के बढ़ते क्रम में है? तो सी ऑप्शन किंगडम, जीनस, प्रजातियां। तो देखिए, यहाँ पे जो है विभिन्न वर्गों के बीच समानता के बढ़ते क्रम में आपको किंगडम, ठीक है, किंगडम, उसके बाद है फाइलम, ठीक है, वर्ग, ऑर्डर, उसके बाद परिवार, ठीक है, जीनस और प्रजातियां, ठीक है, जीनस और प्रजातियां। तो किंगडम, फाइलम, वर्ग, ऑर्डर, परिवार, जीनस, प्रजातियां, ठीक है। तो ये आपको इसका बढ़ते क्रम है, किंगडम, फाइलम, वर्ग, किंगडम, फाइलम, वर्ग, ऑर्डर, परिवार, जीनस, प्रजातियां, ठीक है। उपरोक्त क्रम के साथ समानताएं बढ़ती हैं, उपरोक्त क्रम के साथ ही मतभेद कम हो सकते हैं। प्राणी वर्गीकरण में सबसे बड़ा भाग संघ है और सबसे छोटा भाग प्रजाति है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे छोटा भाग की यदि बात करें तो सबसे छोटा भाग प्रजाति है, सबसे बड़ा भाग संघ है। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में जो है संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों द्वारा जो है पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया है। कैरोलस लिनियस ने। ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, और आर.वी. टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम वर्गीकरण में प्रोटोजोआ समूह शामिल नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा खनिज गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन। तो देखिए, गुर्दे की पथरी के निर्माण में जो है शामिल नहीं है। गुर्दे की पथरी में ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम मेलेट से बने होते हैं। गुर्दे की पथरी का प्रकार जो है स्ट्रोवाइट स्टोन, ठीक है, कैल्शियम स्टोन, सिस्टीन स्टोन एवं यूरिक जो है अम्ल स्टोन है। नेक्स्ट है कि कौन जो है मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है? डी ऑप्शन। तो देखिए, हृदय, रक्तवाहिकाएं और रक्त जो है मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है। मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल अंग हृदय, रक्त, लाल वाहिकाएं, ठीक है, रक्त कोशिका, उसके बाद है लसिका तंत्र, ठीक है, रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त जो है पंपिंग पूरे शरीर में हृदय के माध्यम से होता है। रक्त के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा, दूसरा होता है आपको रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट कहता है कि किस रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता? बी ऑप्शन ओ में। ओ रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता है, ठीक है, ओ रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे रुधिर वर्ग ए में यदि बात करें तो ए में प्रतिजन ए होता है, ठीक है, और प्रतिरक्षी जो होता है ये होता है एनटीबी, ठीक है, एनटीबी। उसके बाद बी में यदि कहें तो बी में जो है प्रतिजन बी होता है, ठीक, और प्रतिरक्षी एनटीए होता है। ए बी में यदि बात करें तो ए बी में प्रतिजन ए तथा बी होता है, ए बी में प्रतिजन ए तथा बी होता है, और यहाँ पे प्रतिरक्षी कोई नहीं होता है, ठीक है। ओ में यदि बात करें तो ओ में जो है ओ में प्रतिजन कोई नहीं होता है, और यहाँ पे प्रतिरक्षी जो है दोनों ए और बी होता है,
ए और बी होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।